अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद यूसुफ गखड़ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर पुश करें ताकि आइंदा आने वाली हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। और मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस में हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट सोसाइटीज़। तो इन्फ्लेशन के जो इफेक्ट्स हैं वो बैड इफेक्ट भी हो सकते हैं और गुड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उनको हम डिस्कस करते हैं कि अच्छे इफेक्ट्स कौन से हो सकते हैं और बुरे इफेक्ट कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गुड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के जो गुड इफेक्ट हैं स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर्स, जो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, उसके ऊपर इसका गुड इफेक्ट कैसे होता है, क्योंकि इन लोगों से हमने पैसा वसूल करना होता है। तो हमने जब इन लोगों से पैसा वसूल करना होता है तो जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं, चीज़ों की प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं, तो डेटर्स ने वो पैसे कम देने होते हैं। तो उस सूरत में डेटर्स के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज किसी ने मुझसे मार्कर 30 रुपये का लिया है तो आइंदा आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन की वजह से इसकी प्राइस 35 रुपये हो गई है, लेकिन मेरा डेटर मुझे इसके सिर्फ 30 रुपये देगा। तो वो आज की डेट की जो प्राइस है वो नहीं देगा, बल्कि जिस दिन उसने ख़रीदा था पास्ट में उस दिन की प्राइस मुझे देगा। तो ये उसको 5 रुपए की बचत हो गई। तो नेक्स्ट है जी फार्मर्स। तो स्टूडेंट्स, फार्मर्स जो है वो फार्मिंग के लिए बैंक से लोन लेते हैं। जब वो बैंक से लोन ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे प्राइस चीज़ों की या उसकी जो फार्मिंग के टाइम पे रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, उस टाइम पे वो उन्हें बिल्कुल अच्छी कीमत के ऊपर रॉ मटेरियल मिल जाता है, सस्ते दामों में मिल जाता है। बाद में जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है, बाद में उस टाइम पे मार्केट के अंदर जब वो कंपेयर करते हैं, जब उनकी प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाती है, तो उस टाइम पे वो रॉ मटेरियल की प्रोडक्ट को जब प्राइस को कंपेयर करते हैं तो प्राइसेस हाई हो जाती हैं, लेकिन वो प्राइस उस टाइम पे उन्हें कम कीमत पे पड़ती है, जिससे उन्हें गेन होता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स। तो सेम जैसे फार्मर्स को फ़ायदा होता है, इसी तरह प्रोड्यूसर्स को भी फ़ायदा होता है। वो पहले ही मार्केट के अंदर से रॉ मटेरियल ख़रीद लेंगे, प्रोडक्ट्स ख़रीद लेंगे और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, वेजेस पे कर देंगे। वो प्रोडक्ट उनको सस्ती पड़ती है, लेकिन जो ही एकदम प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है, तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट है उनकी महंगी बिकती है मार्केट के अंदर, वो उनको गेन दे जाती है। नेक्स्ट है जी शेयर होल्डर्स। तो सेम इसी तरह शेयर होल्डर्स जिस टाइम पे इन्वेस्टमेंट लगाते हैं कंपनीज़ के अंदर, जब वो शेयर्स खरीदते हैं कंपनीज़ के, उस टाइम पे शेयर्स की प्राइसेस कम होती हैं, लेकिन जो ही इन्फ्लेशन होती है तो शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अगर वो दोबारा मार्केट के अंदर अपने शेयर बेचना चाहें, अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने 100 रुपये का शेयर खरीदा है, तो इस टाइम पे इन्फ्लेशन के टाइम पे जो शेयर की प्राइस है वो विद प्रीमियम 120 हो जाएगी। तो 20 रुपीज़ उसको शेयर के ऊपर, एक शेयर के ऊपर उसे फ़ायदा होगा। अगर उसने 1 लाख के शेयर खरीदे हैं, इट्स मीन दैट कि 20,000 का उसको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है टेनेंट्स। फॉर एग्जांपल, आज मैं अगर कोई मकान किराए पे लेता हूँ तो मकान का मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, लेकिन जिस टाइम पे मैंने मकान ले लिया उस टाइम पे रेंट मैंने डिसाइड किया 10,000। तो मैं वो 1 साल के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 1 साल के लिए मैंने 10,000 रुपीज़ जो है उसे एवरी मंथ पे करना है। लेकिन 1 मंथ के बाद पता चलता है इन्फ्लेशन हो गई है, महंगाई हो गई है, लेकिन मेरा जो लैंड का जो मालिक है वो मुझसे, या मकान का जो मालिक है वो मुझसे 10,000 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं चार्ज करेगा, क्योंकि मेरे और उसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 ईयर का। तो 1 ईयर हर मंथ मैंने उससे 10,000 ही देने हैं, मेरा उसके इन्फ्लेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसमें जो किराएदार होता है, जो टेनेंट होता है, उसे फ़ायदा होता है, वो गेन हासिल कर लेता है। नेक्स्ट है जी ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल, वही बात है, होलसेल मार्केट से या फैक्ट्री से या डिस्ट्रीब्यूटर से जब माल ख़रीदते हैं उस टाइम पे उन्हें सस्ते दामों माल मिल जाता है। बाद में वही जो माल होता है वो इन्फ्लेशन के टाइम पे, जब इन्फ्लेशन हो जाती है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, उस टाइम पे जब मार्केट में सेल आउट करते हैं तो उस टाइम पे उन्हें फ़ायदा होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मैं एक ट्रक चीनी का मंगवा लेता हूँ। एक ट्रक फॉर एग्जांपल मैं मंगवाता हूँ 80 लाख रुपए का। तो एक ट्रक जो मैंने मंगवाया है उस टाइम पे मुझे पड़ा 80 लाख का, लेकिन 1 हफ्ते के बाद चलता है चीनी की कीमत बढ़ गई है, तो वो जो 80 लाख का ट्रक है वो मेरा 1,10,00,000 रुपए का सेल आउट हो रहा है, यानी वो मुझे 30 लाख रुपए का फ़ायदा दे रहा है। इट्स मीन दैट कि ट्रेडर्स को इन्फ्लेशन के टाइम पे फ़ायदा होता है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर हर चीज़ के जो फ़ायदे होते हैं या उसके एडवांटेजेस होते हैं या गुड पॉइंट होते हैं, वहाँ पर हर चीज़ की कुछ खामियाँ भी होती हैं या बैड पॉइंट्स भी होते हैं। इसी तरह जब इन्फ्लेशन बढ़ती है कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। वो क्या हो सकते हैं? दीज आर कॉल्ड बैड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के जो बैड इफेक्ट है वो बाउंड होल्डर्स के ऊपर होंगे।
जब हम बॉन्ड ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स पे करना होता है। तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स पे करना है और रिसीवर ने वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लेना है। इससे ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, नो फ्लैक्चुएटिंग रेट होगा। तो स्टूडेंट इसके ऊपर कोई गेन या लॉस नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने पे करने होते हैं। जब हमने पे करने हैं हमें तो उस टाइम पे वही रेट पे करना है जो हमने इन्फ्लेशन के टाइम पे रेट है। तो स्टूडेंट्स हमें लोगों से जब माल ख़रीदते हैं उधार के ऊपर तो हमें बाद में पैसे पे करने होते हैं। जो इन्फ्लेशन के टाइम पे हमें ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी तो इसकी वजह से लॉस का इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी मतलब इफेक्ट होता है। अब देखें गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इन्होंने सोसाइटीज़ बनानी होती हैं या पुल बनवाने होते हैं या टूल प्लाजे बनाने होते हैं या रोड्स कंस्ट्रक्ट करने होते हैं, डैम्स बनानी होती हैं, नहरें बनानी होती हैं, पार्क्स बनाने होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने होते हैं। इस तरह तरह की चीज़ें उन्होंने कंस्ट्रक्ट करनी होती हैं सोसाइटी के लिए। तो स्टूडेंट जब इन्फ्लेशन हो जाती है, रेट बढ़ जाता है, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो इन्हें जो माल है वो महंगा मिलता है। कंस्ट्रक्शन के लिए कंक्रीट की ज़रूरत पड़ेगी, रेत की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें उसे मार्केट से महंगी मिलेंगी तो गवर्नमेंट को अपनी जेब से भारी पैसा देना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट को उस टाइम पे इन्फ्लेशन के टाइम पे लॉस होगा। नेक्स्ट है जी लैंड ऑनर। देखें जैसे मैंने टेनेंट बताया इसी तरह लैंड ऑनर का इफेक्ट उलट हो जाएगा। जैसे जिस बंदे ने जिस टेनेंट ने लैंड रेंट पे ली हुई है उसके लिए फ़ायदा है, लेकिन ऑनर के लिए लॉस है, क्योंकि उसे वही फिक्स रेट मिलेगा जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिसाइड हो गया है। इन्फ्लेशन के टाइम पे वो ये नहीं कह सकता भाईजान अब प्राइसेस बढ़ गई हैं आप मुझे ज़्यादा रेंट दें, तो टेनेंट यही कहेगा ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको रेंट दूंगा, मैं आपको ज़्यादा पे नहीं कर सकता, जिसकी वजह से लैंड का जो ऑनर है उसको इसका लॉस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स मनी सेवर्स। वो लोग जिन्होंने बैंक्स के अंदर अपनी मनी को सेव किया होता है या अपने घरों के अंदर मनी को सेव कर लेते हैं, इन्फ्लेशन होने की सूरत में उनकी मनी सर्कुलेशन में नहीं रहती। तो जो कि उनकी मनी सर्कुलेशन में नहीं रहती, ना ही उन्हें कोई प्रॉफिट होता है ना ही उन्हें कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न आता है, तो उनकी जो मनी होती है उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। नेक्स्ट है पेंशनर्स। पेंशनर्स को जो पेंशन होता है वो फिक्स मिलती है। तो इन्फ्लेशन होने की सूरत में अगर कोई बंदा 5,000 पेंशन ले रहा है तो उसे 5,000 ही पेंशन मिलेगी। इन्फ्लेशन हो भी जाए, जितनी मर्जी प्राइसेस ऊपर बढ़ जाएं, उसे जो पेंशन है वो फिक्स ही मिलेगी, उसे 5,000 ही पेंशन मिलनी है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की वजह से जो पेंशनर होते हैं उनको लॉस होता है। तो सेकेंड लास्ट पॉइंट है सैलरीड पर्सन। जो लोग फिक्स सैलरीज ले रहे हैं उनको भी इन्फ्लेशन के टाइम पे सैलरीज बढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर सैलरीज कुछ परसेंटेज से बढ़ाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल हर कंपनी का अपना एक तरीकाकार होता है, कोई 10% से बढ़ाते हैं, कोई 5% से बढ़ाते हैं, कोई 20% से, कोई 15% से। हर जो अदारा है उसकी अपनी पॉलिसी होती है, वो एट द एंड ऑफ द ईयर वो जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरीज बढ़ाते हैं। बेसिक सैलरी के ऊपर परसेंटेज लेके सैलरीज बढ़ाई जाएंगी, लेकिन साल के दौरान फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन हो जाती है, यानी प्राइसेस बढ़ जाती है, महंगाई हो जाती है। उस सूरत में सैलरीड पर्सन ये नहीं कह सकता कि आज आटे की बोरी 900 से महंगी होकर 1400 रुपए की हो गई है, आप मेरी सैलरी बढ़ा दें। तो ऐसा हरगिज़ कोई बात नहीं है। उसे अगर वो 20,000 रुपये सैलरी ले रहा है तो उसे उस टाइम पे भी सैलरी जो है वो 20,000 ही मिलेगी। वो ये होगा कि अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल कर लेगा, वो चीज़ें कम यूज़ करेगा, ज़रूरियात की चीज़ें ज़्यादा लेगा, आसाइशात की जो चीज़ें होंगी उनको कम कर देगा या ख़रीदेगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है वेज अर्नर। तो वेज अर्नर जैसा कि मजदूर है जो डेली बेसिस के ऊपर अर्निंग ले रहा होता है, जैसे कोई मजदूर मिस्त्री कंस्ट्रक्शन करता है मकान की या पुल की या किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन करता है, वो 1200 रुपीज़ अपनी डेली बेस की अर्निंग लेगा। तो कोई भी आदमी किसी भी तरह का जो काम कर रहा है वो जो डेली बेसिस के ऊपर अर्निंग कर रहा है उसकी अर्निंग वही रहेगी। तो महंगाई होने की वजह से उसकी अर्निंग जो डेली बेस्ड रेट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसी रेट ऑफ रिटर्न से पैसे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा था इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्यों होती है और इसके डिफरेंट काजेज हमने पढ़े हैं, जिसकी वीडियो लिंक में दी गई है। और स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो इन्फ्लेशन ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताई है महंगाई को कहते हैं। तो इन्फ्लेशन के बारे में हमने पढ़ा है, इसके बैड इफेक्ट कौन से हो सकते हैं, इसके गुड इफेक्ट कौन से हो सकते हैं। तो इस लेक्चर को गौर से सुनिए, इसको समझिए और हमारे साथ कमेंट्स में अंदर डिस्कस करें, ताकि हमें पता चले कि आपको और मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें बताई जाएँ और हमारे लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ लिंक में रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन के ऊपर पुश भी करें, ताकि आइंदा आने वाली हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।